था उनका जेनोफेनीस। तो हम लोग जो है उसके बाद सुकरात महोदय आए, सुकरात महोदय के बाद फिर प्लेटो आए, प्लेटो के बाद फिर अरस्तु आए और तमाम फिर लोगों ने उस पर अपनी अपनी बातें कही। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि आदर्शवाद में जो उसकी तत्व मीमांसा है वो क्या है। तो हम लोगों ने कल तत्व मीमांसा के बारे में उसके ऊपर बात की थी, और आज जो है हम लोगों को बात करनी है उसकी जो ज्ञान मीमांसा है या जो उसकी तर्क मीमांसा है उसके बारे में बात करते हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने आदर्शवाद के कई प्रकार और उन प्रकारों में जो नैतिक आदर्शवाद है, बहुतत्ववादी आदर्शवाद है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद है, और बुद्धिवाद और हीगल का जो निरपेक्ष आदर्शवाद है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आज आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जो आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है, उसकी तर्क मीमांसा क्या है, उस पर बात करते हैं। क्योंकि जो व्यवस्थित रूप से आदर्शवाद को प्रस्तुत करने की कोशिश की उस दार्शनिक का नाम है प्लेटो। तो प्लेटो के इर्द गिर्द ही आदर्शवाद घूमता है। मेन रोल आदर्शवादियों में प्रमुख रूप से प्लेटो का ही आता है, तो मोस्टली प्लेटो के ही आसपास आदर्शवाद की बात होती है। प्लेटो के अनुसार विचारों की एक दैवी व्यवस्था होती है। कल हम लोगों ने जो बात की थी कि प्लेटो कहता है कि विचारों में एक दैवी एवं एक नैतिक व्यवस्था होती है, इसीलिए इसको नैतिक आदर्शवाद भी कहा गया। तो दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। कहता है यदि आप जो दैवी व्यवस्था है और जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है इसको यदि आप जान जाएं तो यही सच्चा ज्ञान है। बाकी जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। जो सच्चा ज्ञान है वो क्या है? वो दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। ज्ञान को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, एक इंद्रिय ज्ञान, सम्मत ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान यानी जो हमारे सेंसेस होते हैं इनके थ्रू जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। सम्मति ज्ञान आप जानते हैं कि जहाँ सबकी विचारधारा एक हो, और चिंतन जिसको आप जो है जब आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं तब वो ज्ञान। तो ये उन्होंने कहा इंद्रियजन ज्ञान को वो असत्य मानते थे। प्लेटो कहता है कि जो इंद्रियजन ज्ञान होता है कैसा होता है, वो असत्य होता है, उसमें सत्ता नहीं होती है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम जिन वस्तुओं क्रियाओं के का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे सब कैसी हैं? परिवर्तनशील हैं और असत्य है। सम्मतिजन ज्ञान को वे आंशिक रूप से सत्य मानते थे क्योंकि वह भी अनुभवजन्य ज्ञान होता है। कहते जो सम्मतिजन ज्ञान होता है हालांकि वो इंद्रियजन ज्ञान से अच्छा है, लेकिन कैसा होता है? अनुभवजन्य ज्ञान होता है। अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। उनके अनुसार चिंतनजन्य ज्ञान ही सत्य ज्ञान होता है क्योंकि वह हमें विचारों के रूप में प्राप्त होता है। विचार अपने में अपरिवर्तनशील होते हैं। कहते जो चिंतनजन्य ज्ञान होता है वो हमें विचारों से प्राप्त होता है, और विचार कैसे हैं? अपरिवर्तनशील हैं और सत्य होते हैं। इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने नैतिक व्यवस्था पर बल दिया और नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के विवेक के ऊपर बल दिया कि विवेक से जो है हमें अपना नैतिक जीवन प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से प्लेटो की दृष्टि से ज्ञान का आधार विवेक होता है। विवेक से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी से नैतिकता स्थापित होती है। नैतिकता से ही जो है जो आदर्श है वो स्थापित होता है और हम आत्मा परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं। बर्कले जो महोदय हैं वो कहते हैं कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा मन है। कांट आत्मा के स्थान पर तर्क बुद्धि को स्थान देते हैं और उनका तर्क है कि प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यवस्थित होता है, तर्क बुद्धि से ही वह व्यवस्थित हो पाता है।
इस प्रकार से ज्ञान को इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांटने की कोशिश की। प्लेटो कहता है कि यदि हम जो नैतिक ज्ञान है वो विवेक के माध्यम से प्राप्त करते हैं और उसी वही ज्ञान हमारे ईश्वर की प्राप्ति में आत्मा परमात्मा को जानने में सहायक होता है। आगे प्लेटो कहता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। क्या है? आत्मानुभूति। यदि आपने सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन इस चीजें पढ़ी हो तो आपको जो एक अंतिम उद्देश्य जीवन का नजर आता है कि हमें अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हम अपने आप को जान जाते हैं कि हम क्या हैं और हमारा इस ब्रह्मांड में उत्पत्ति का कारण क्या है, हम क्यों आए हैं, ये सब बातें जान जाते हैं। तो प्लेटो कहता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, अपनी आत्मा को महसूस करना। क्योंकि हम अपनी आत्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम जो है दुखों को भोगते रहते हैं और मन के वशीभूत बने रहते हैं। इसलिए आत्मा को जानना है, और जिस दिन हम आत्मा को जान जाएंगे उस दिन हम सर्व ज्ञाता हो जाएंगे, सर्वशक्तिमान हो जाएंगे और सर्वज्ञानी हो जाएंगे। इस प्रकार से प्लेटो कहता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति के लिए वे 3 प्रकार के जो सनातन मूल्य हैं, कौन से? सत्यम, शिवम, सुंदरम। 3 कौन से मूल्य हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। इसी को जो है वो आवश्यक मानते थे और इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर वो बल देते थे। क्या? नैतिक जीवन जीने पर वो बल देते थे। नैतिक जीवन के लिए उन्होंने मनुष्य में 4 सद्गुण बताए हैं। नैतिक जीवन के लिए प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए हैं और जिनका ज्ञान उन्होंने कहा है कि आवश्यक है। सद्गुण आप जानते ही होंगे कि संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय, ये जो है 4 सद्गुण जो है प्लेटो ने आवश्यक बताए हैं। उनका विश्वास था कि ये सद्गुण आत्मा के गुण हैं। जब इन चारों गुण को जान जाएंगे यानी आप आत्मा को जान जाएंगे, और मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है वह उतना ही सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर बढ़ जाता है। अंत में आत्मानुभूति करने में वह सफल हो जाता है। बर्कले, कांट और हिगल आदि आदर्शवादियों ने भी नैतिक नियमों के पालन के ऊपर बल दिया है। उनका ये नैतिक नियम प्राकृतिक अथवा सामाजिक नियमों से ऊपर एक आध्यात्मिक नियम है, जिसके बारे में बर्कले, कांट और हिगल भी बात करते हैं। इस प्रकार यदि हम कहना चाहें कि आदर्शवाद क्या है, तो आदर्शवाद के संदर्भ में हेंडरसन एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उनका कहना है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी ये विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है और व्यक्ति और ये संसार दोनों बुद्धि या विचार के व्यक्ति हैं और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। ये कहते हैं हेंडरसन। आइडियलिज्म emphasizes the spiritual side of man because to the idealist spiritual values are the most important aspect of the man and alive. A metaphysical idealist would believe that man's finite mind springs from the infinite mind, that both the individual and the world are expression of intelligence, that the material world is to be explained by the mental. ये कहते हैं हेंडरसन। लेकिन ये परिभाषा स्वयं में इतनी रहस्य लिए है कि प्रत्येक पद की व्याख्या की आवश्यकता है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तर्क मूल मीमांसा, आचार मीमांसा के आधार पर अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसी विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है और ये मानती है कि वास्तविक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा श्रेष्ठ है। ईश्वर को अंतिम सत्य के रूप में ये स्वीकार करते हैं।
आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं और ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है, वो ये मानते हैं, जिसे कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने शाश्वत मूल्य और नैतिक नियमों के पालन से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है आदर्शवादियों की विचारधारा है। इस प्रकार से आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी सत्ता है, और ये सत्ता कैसी है? अनादि है, अनंत है, इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। प्लेटो के दृष्टि से ये सत्ता ईश्वर है जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। हीगल ब्रह्मांड के दो मूल तत्व यानी आत्मा और दूसरा प्रकृति, पुद्गल को मानता है। उसके अनुसार परमात्मा पदार्थ से इस ब्रह्मांड की रचना करता है। साथ ही साथ जो आदर्शवादी कहते हैं कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ज्यादा श्रेष्ठ है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, ईश्वर की प्राप्ति है। आत्मानुभूति एवं ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य जो सत्यम शिवम सुंदरम है, इनकी प्राप्ति आपको आवश्यक है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। और ये कहा राज्य अपने आप में एक सर्वोच्च सत्ता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य को व्यक्ति से भी ऊपर स्थान देते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो जब सत्य एवं पूर्ण विचार करने वाले व्यक्तियों की कल्पना न कर सके तो उन्होंने सत्य विचार यानी नियम जो कि एक पुस्तक थी लॉज को ही राज्य स्वीकार कर लिया। हीगल और क्रिस्टे ने भी राज्य को आदर्श एवं सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से जो आदर्शवाद की जो बातें होती हैं वो तीन प्रकार से होती हैं, उसकी मेटाफिजिकल के रूप में, उसकी एपिस्टेमोलॉजी के रूप में और उसकी एग्जियोलॉजी के रूप में। और जो उन्होंने बातें बताई आदर्शवाद में वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम लोग जो मेन काम आता है उस पर बात करते हैं। मेन बात यह है कि शिक्षा में आदर्शवाद की क्या भूमिका है। शिक्षा में आदर्शवाद की क्या भूमिका है? मैंने जो आधुनिक दार्शनिक हैं, कांट, हीगल, बर्कले, ये कम्युनिस्ट जैसे लोग, इन लोगों ने जो है शिक्षा के संदर्भ में इस आदर्शवाद की परिभाषा की और इस आदर्शवाद को शिक्षा के रूप में, चाहे वो पेस्टोलॉजी रहे हो, हर्बर्ट रहे हो, फ्रॉबल रहे हो, जेंटाइल रहे हो, अमेरिका के हार्ड महोदय रहे हो, इन सबका जो है बड़ा योगदान है आदर्शवाद को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने का। तो आज हम लोग फिर से जो है कि किस प्रकार से जो एजुकेशन है वो आदर्शवाद को प्रभावित करती है, आदर्शवाद किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। आदर्शवाद ने शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है, इसमें कोई शक नहीं है। संसार में जितने भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं, मैक्सिमम अनेक परिवर्तन विचारों, धाराओं के कारण हुए हैं। आप जितने भी जो आप चेंजेस देख रहे हो ना, जितने भी परिवर्तन देख रहे हो, ये परिवर्तन अकारण नहीं है, यूं ही नहीं है। इन परिवर्तनों के पीछे जो मूल रूप से जो काम कर रही है वो मेरी और आपकी विचारधारा काम कर रही है। यदि आपकी विचारधारा ना होती, मेरी विचारधारा ना होती, तो शायद ये परिवर्तन ना दिखाई पड़ते। हमारे औरों के जो विचार हैं वो अगर आगे ना बढ़े होते तो आपको ये परिवर्तन ना दिखाई पड़ते। इसलिए आदर्शवाद ने जीवन के प्रत्येक फील्ड को प्रभावित किया है, उसी प्रकार से इसने शिक्षा को भी प्रभावित किया है। और आज भी किसी न किसी रूप में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित है, जिसका बहुत छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में हम उसकी बात करेंगे। जहां तक हम एजुकेशन की बात करें तो आदर्शवादी शिक्षा को ज्ञान एवं प्रक्रिया दोनों रूप में स्वीकार करते हैं। कहते हैं जो शिक्षा है वो ज्ञान भी है और एक प्रक्रिया भी है, प्रोसेस भी है। प्राचीन आदर्शवादी प्रायः शिक्षा और ज्ञान में भेद नहीं करते। वो कहते हैं ज्ञान ही शिक्षा है और शिक्षा ही ज्ञान है, दोनों में कोई अंतर नहीं। प्रायः अक्सर ये कहने की कोशिश करते हैं। प्लेटो कहता है शिक्षा का कार्य, प्लेटो कहता है शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। यानी एजुकेशन कंसिस्ट इज गिवन टू द बॉडी एंड सोल ऑल द perfection of which they are
सस्टेनेबल, परंतु आधुनिक युग के आदर्शवादी शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। जर्मन शास्त्री हर्बर्ट कहता है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसको द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसको द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग वर्च्यूज। तो इस प्रकार से सद्गुणों की बात करते हैं हर्बर्ट। तो दो, यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, जो शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है, जिससे हमें आत्मज्ञान होता है, जिसके कि हम योग्य हैं। और हर्बर्ट कहता है कि जिससे सद्गुणों की प्राप्ति होती है वही शिक्षा है। अब उद्देश्य, आदर्शवादियों ने एम ऑफ एजुकेशन को डिसाइड किए और शिक्षा के उद्देश्यों को उन्होंने आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना, कहा कि एक उद्देश्य शिक्षा का ये होना चाहिए कि हम आत्मा और परमात्मा के जो स्वरूप है उसको हम जान पाए। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना है। इसी को आत्मानुभूति, आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति अथवा परम आनंद की प्राप्ति कहा जाता है। अब बात क्या उठती है? अब बात ये उठती है कि आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है? बताइए, आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को आप कैसे जान सकते हैं? तो आदर्शवादियों के हिसाब से मनुष्य को 4 सोपान पार करने होते हैं। कहते हैं यदि आप जो ईश्वर का जो परम स्वरूप है, जो चरम स्वरूप है, उसको यदि आप जानना चाहते हो तो आपको 4 स्टेज पार करने होंगे। पहला क्या? आपको अपना प्राकृतिक विकास करना है। क्या करना है? आपको अपना प्राकृतिक विकास करना है। अब प्राकृतिक विकास में क्या होना चाहिए? आपका शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए। दूसरा, आपको सामाजिक विकास करना है। इसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और नैतिकता का विकास शामिल होता है। तीसरा सोपान कहते हैं कि आपको बौद्धिक विकास करना होता है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जब तक विवेक शक्ति का विकास नहीं होगा तब तक आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा। चौथे और अंतिम सोपान पर उन्होंने कहा कि आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। इसके अंतर्गत चेतना का, जो आध्यात्मिक चेतना है, वो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। आदर्शवादी इन्हीं सबको शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत निश्चित करते हैं। हम यहाँ थोड़ा उन पर विचार करते हैं। पहली जो बात कही आदर्शवादियों ने शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत, वो क्या कहा? चार के रूप में बात कही। उन चारों के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। उसके अंदर पहला आता है शारीरिक और मानसिक विकास। आदर्शवादी मानते हैं कि जब तक आध्यात्मिकता की पूर्णता की अनुभूति हमें नहीं होगी तब तक हमारा प्राकृतिक विकास नहीं होगा। यानी आध्यात्मिकता की अनुभूति के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो मनुष्य का प्राकृतिक विकास है। इसलिए वे शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल देते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शारीरिक और मानसिक विकास की बात उन्हें कहते हैं कि और इसलिए वो लोग बल देते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि शरीर और मन आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति का एक साधन है, स्वयं में साधन नहीं है, वो साधन है। यदि आपका मन और शरीर अगर ठीक नहीं होगा तो आप साध्य चीज को, यानी जो आत्मानुभूति करना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लेटो ने स्वयं अपनी अकादमी में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया, परंतु शिक्षा का एक सहायक उद्देश्य मानते थे, मुख्य उद्देश्य नहीं। आज के आदर्शवादी भी इसे शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य तो निश्चित करते हैं, परंतु उसे स्वीकार साधन के रूप में ही करते हैं। दूसरी बात जो शिक्षा का उद्देश्य बताया इन लोगों ने, वो ये बताया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। आदर्शवादियों के हिसाब से आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के मार्ग में जो दूसरा सोपान है वो क्या है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का जो मतलब होता है वो ये होता है कि मनुष्य समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करे, उसकी पसंद सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति पर निर्भर हो। इस स्तर पर मनुष्य अपने प्राकृतिक व्यवहार पर नियंत्रण करता है। इसे ही आज समाजशास्त्री भाषा में सामाजिक विकास कहते हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता
उसकी संस्कृति है, रहन सहन, खान पान की विधियां, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, कला, संगीत और मूल्य, यही सब संस्कृति का हिस्सा है और यही उसे प्राकृतिक एवं सामाजिक विकास की ओर अग्रसर करते हैं, सामाजिक से आध्यात्मिक की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए शिक्षा के द्वारा संस्कृति के संरक्षण और विकास पर बल देना चाहिए। इस प्रकार से ये जो है शिक्षा का उद्देश्य डिसाइड करते हैं। नैतिक एवं चारित्रिक विकास को ये लोग आवश्यक मानते हैं। आदर्शवादी कहते हैं कि उच्च शिक्षा विकास के लिए, यानी उच्च सामाजिक विकास के लिए, कहते हैं कि उच्च सामाजिक विकास के लिए उसके नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल देना चाहिए शिक्षा के अंतर्गत। आदर्शवादियों का स्पष्ट मत है कि जब मनुष्य सामाजिक नियमों में आस्था रखता है और उनका पालन स्वेच्छा से करता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उसका नैतिक विकास हो गया। जब किसी भी परिस्थिति में वह सदमार्ग पर अडिग रहता है, तब हम कहते हैं कि उसका चारित्रिक विकास हो गया। प्लेटो व्यक्ति, समाज, राज्य सभी की दृष्टि से नैतिकता को परम आवश्यक मानता है। जर्मन शास्त्री हर्बर्ट तो नैतिक विकास को ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य कहते हैं। फिर एक और कहा क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, उसने कहा राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण। राज्य के लिए शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो राज्य के लिए जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोगों का निर्माण कर सके। मनुष्य ने अपनी सभ्यता संस्कृति के विकास में एक उच्च सामाजिक जीवन का भी विकास किया है, उसकी समुचित व्यवस्था के लिए राज्य का विकास किया है। इस समाज और राज्य के अस्तित्व की रक्षा एवं संचालन के लिए प्रत्येक समाज अथवा राज्य को विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यदि राज्य में विशेषज्ञ ना हो तो राज्य का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। प्लेटो के हिसाब से राज्य को सैनिक, व्यापारी, शासक और सेवक सभी चाहिए। उसने कहा कि राज्य के लिए सैनिक भी चाहिए, व्यापारी भी चाहिए, शासक भी चाहिए और सेवक भी चाहिए। अतः शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने निम्न बौद्धिक स्तर परंतु शारीरिक रूप से हस्तपुष्ट व्यक्तियों के लिए सैनिक शिक्षा, उससे ऊंचे बौद्धिक रूप से जो स्ट्रांग हो ऐसे व्यक्तियों के लिए उत्पादन और उद्योग की शिक्षा, और सबसे ऊंचे बौद्धिक स्तर के व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक शिक्षा का प्रावधान किया था। प्लेटो ने उसने कहा कि जो कम बुद्धिमान लोग हो उनको कहा जाना चाहिए आर्मी में। जो कम बुद्धिमान लोग हो और बढ़िया खट्टे कट्टे हों उनको कहा जाना चाहिए आर्मी में। जो थोड़ा उससे ज्यादा पढ़े लिखे हों उन्हें क्या करना चाहिए, उन व्यक्तियों को बिजनेस करना चाहिए। जो उनसे थोड़ा होशियार हो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, और मतलब इसी प्रकार की वो शिक्षा देनी चाहिए। और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो उनके लिए प्लेटो ने आईएएस, पीसीएस जैसे प्रशासनिक जो पद होते हैं, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, ऐसे पदों के लिए शिक्षा देने की बात कही है। पांचवी बात उसने प्लेटो ने कहा कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण प्लेटो, हीगल और फिस्टे आदि आदर्शवादी दार्शनिकों ने राज्य को सर्वोच्च सत्ता माना है। उनकी दृष्टि से शिक्षा का एक उद्देश्य राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए। श्रेष्ठ नागरिकों से जो इनका तात्पर्य है वो ऐसे व्यक्तियों से था जो राज्य के प्रति समर्पित हो, राज्य के उत्थान के सदैव तत्पर रहते हों, राज्य हित के आगे अपने हितों का त्याग करते हों। ये वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर बढ़ता है, समाज और राज्य के हित के सामने रखकर, समाज और राज्य के हित को सामने रखकर ही वो सारे कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में प्लेटो ने जो है कल्पना की। एक और बात, बुद्धि एवं विवेक की शक्ति का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे जो है आदर्शवादी मानते हैं। कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति जब मनुष्य का व्यवहार सामाजिक स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा समाज के नियमों से नियंत्रित ना होकर अपनी बुद्धि और विवेक से नियंत्रित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बौद्धिक विकास कहते हैं। प्लेटो का तर्क है कि प्लेटो का तर्क है कि बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के विवेक नहीं हो सकता,
बिना विवेक के सत्य असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता और सत्यम शिवम सुंदरम में भेद नहीं कर सकता है और सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अतः शिक्षा के द्वारा मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। जर्मन दार्शनिक कांट भी सबसे अधिक बल जो है वो इसी प्रकार के बौद्धिक विकास पर बल देते हैं। इस प्रकार से लास्ट जो शिक्षा का उद्देश्य बताया आदर्शवादियों ने, वो ये बताया कि आध्यात्मिक चेतना का विकास ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, आत्मानुभूति कर सकते हैं। इसलिए जो चौथी जो अंतिम बात बताई आदर्शवादियों शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत क्या कहा, आध्यात्मिकता का विकास, आध्यात्मिक चेतना का विकास होना चाहिए। और आदर्शवादियों का विश्वास है कि जब मनुष्य अपने प्राकृतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब मनुष्य अपने प्राकृतिक और सामाजिक क्षेत्र से ऊपर उठकर, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि से नियंत्रित होने लगता है, अपनी बुद्धि से नियंत्रित होने लगता है, तो वह धीरे धीरे स्वतः आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है। जब उसकी बुद्धि काम करने लगती है, यानी सामाजिक और जो प्राकृतिक नियम है उनसे उठ जाता है। आप फैसले कहां से ले रहा है, अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर ले रहा है। जब अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर जो फैसले लेने लगता है, तब आदर्शवादी कहते हैं कि वो जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगता है। सुकरात इसे जीवन का मूल उद्देश्य मानते थे। उनके शिष्य प्लेटो ने भी स्पष्ट किया कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो सत्यम शिवम सुंदरम की ओर झुकी होती है। वह सदैव सत्य की खोज के लिए प्रयत्न करता है और जो कल्याणकारी और सुंदर है उसको स्वीकार करता है, जो कल्याणकारी और सुंदर नहीं है उनका त्याग करता है। आदर्शवादी मनुष्य को इस प्रक्रिया में परिलक्षित करने पर बल देता है। ऐसा मनुष्य ही चिर सत्यम सत्य शिवम और सुंदरम की खोज कर सकता है, अर्थात आत्मा परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वह निरपेक्ष रूप में सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा परमात्मा को ही प्राप्त है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिभाषा है वो केवल ईश्वर को ही प्राप्त है, परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य ऐसा करता है, शिक्षा के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है, तो मनुष्य जो है सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से आदर्शवादियों ने शिक्षा के इतने सारे उद्देश्य निश्चित किए। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं।